मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को ओम साई कोचिंग चैनल पर। देखिए, यह वीडियो मैं इस विद्यार्थी के लिए बना रहा हूं जो विद्यार्थी इस बार बिहार बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। देखिए, यह वीडियो उस विद्यार्थी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जो विद्यार्थी इस बार बिहार बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में अनेक बार पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संपूर्ण संभावना है। देखिए, अगर यह चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, यह वीडियो के माध्यम से हम लोग कुछ लॉन्ग क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन रहा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभावों का विवेचना कीजिए। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रवाद का उदय 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से माना जाता है। इससे यूरोप में निरंकुशवाद के विरुद्ध राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। इसका प्रभाव अन्य यूरोपीय राष्ट्रों पर भी पड़ा। बाद में नेपोलियन ने अपनी विजयों एवं नीतियों से राष्ट्रवादी भावना को आगे बढ़ाया। नेपोलियन के आधिपत्य के विरुद्ध भी राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ। मेटरनिख की नीतियों ने भी राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा दिया। इसलिए 1830 से 1848 के मध्य अनेक यूरोपीय देशों में क्रांतियाँ हुई, जिससे राष्ट्रवाद का विकास। फलस्वरूप यूनान का उदय, इटली एवं जर्मनी का एकीकरण हुआ। देखिए, अब चलते हैं राष्ट्रवाद के प्रभाव। देखिए, जब राष्ट्रवाद हुआ तो उससे क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, राष्ट्रवाद का प्रभाव निम्नलिखित है। पहला प्रभाव रहा कि राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर क्रांतियाँ और आंदोलन हुए तथा नए राष्ट्रों का उदय हुआ। नंबर 2, उपनिवेशों में मुक्ति आंदोलन हुए। नंबर 3, भारतीय राष्ट्रवादी भी इससे प्रभावित हुए। नंबर 4, भारतीय धर्म सुधारक आंदोलन के नेताओं पर भी राष्ट्रवादी भावना का प्रभाव पड़ा। नंबर 5, प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शक्तियाँ कमज़ोर पड़ गई। नंबर 6, राष्ट्रवादी प्रवृत्ति ने साम्राज्यवादी प्रवृत्ति और संकीर्ण राष्ट्रवाद को भी जन्म दिया। देखिए, चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, मेरा अगला क्वेश्चन रहा, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 18वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत तुर्की की स्थिति कमज़ोर पड़ गई। इसका लाभ उठाकर राष्ट्रवादी शक्तियाँ सशक्त हो गई। उन्हें यूनान के बौद्धिक आंदोलन तथा गुप्त क्रांतिकारी संगठनों का साथ मिला। परिणाम स्वरूप 1821 में मोल्देविया में व्यापक विद्रोह का दमन किया। इससे पूरा यूरोप स्तब्ध हो गया। तुर्की के विरुद्ध ब्रिटेन, रूस और फ्रांस संयुक्त कार्रवाई के लिए तैयार हुए। रूस द्वारा पराजित होकर 1829 ईस्वी में तुर्की ने उसके साथ एड्रियानोपल की संधि की। यूनानी राष्ट्रवादियों ने इस संधि को स्वीकार नहीं किया। फलतः 1835 में कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान का उदय हुआ। बवेरिया का राजकुमार ऑटो यूनान का शासक बना। देखिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, मेरा अगला क्वेश्चन रहा, इटली के एकीकरण में मेजनी, काउर और गैरिबाल्डी के योगदान का उल्लेख करें। यानी कि इटली के एकीकरण में जो मेजनी योगदान दिए हैं, काउर योगदान दिए हैं और ये गैरिबाल्डी योगदान दिए हैं, इसके विषय के बारे में हम लोग को चर्चा करना है। इटली का एकीकरण
में मेजनी, काउर और गैरीबाल्डी के सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप हुआ। देखिए पहले सर्वप्रथम पढ़ना है मेजनी के योगदान पढ़ना है। देखिए मेजनी तरुणावस्था से ही गुप्त राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेता था। वह कार्बोनरी का सदस्य बन गया। 1831 में उसने यंग इंडिया और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन स्थापित किए। मेटरनिख के पतन 1848 के बाद वह इटली के एकीकरण के प्रयास में लग गया, परंतु विफल होकर वह इटली से चला गया। देखिए चलते हैं इसके अगले पॉइंट में। इसका अगला पॉइंट रहा काबुर। देखिए काबुर का योगदान क्या था। देखिए काबुर के बारे में। देखिए राजा विक्टर एमानुएल के मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उसने सर्डिनिया की आर्थिक और सैनिक स्थिति सुदृढ़ की। 1859 में फ्रांस के सहायता से ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर काबुर ने लोम्बार्डी पर अधिकार कर लिया। मध्य इटली स्थित अनेक राज्यों को सर्दिनिया में मिला लिया। काबुर के प्रयासों से इटली के एकीकरण का महत्वपूर्ण चरण पूरा हुआ। देखिए चलते हैं अब गैरीबाल्डी के योगदान। अपनी लाल कुर्ती और स्थानीय किसानों की सहायता से उसने 1860 में सिसिली पर अधिकार कर लिया। बाद में उसने नेपल्स पर भी अधिकार कर लिया। उन्हें सर्डिनिया में मिला लिया गया। इस प्रकार इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण पूरा हुआ। देखिए अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इसका अगला क्वेश्चन रहा जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। यानी कि जर्मनी की जो एकीकरण हुआ था उसमें बिस्मार्क की भूमिका क्या थी। देखिए जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका निम्नलिखित है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। ठीक है, तो उसका मानना था कि यह कार्य रक्त और लौह की नीति से ही संभव है। विलियम प्रथम के चांसलर के रूप में उसने सबसे पहले आर्थिक सुधार किए तथा पर्सा को सैनिक दृष्टि से सुदृढ़ किया। जर्मनी के एकीकरण के लिए उसने 3 युद्ध किए। पहला डेनमार्क से युद्ध, क्रेसेल्सबिन और हॉलस्टीन के प्रश्न पर 1864 में पर्सा डेनमार्क युद्ध हुआ। ऑस्ट्रेलिया की सहायता से डेनमार्क को पराजित कर बिस्मार्क के सेल्सबिग पर अधिकार कर लिया। हॉलस्टीन ऑस्ट्रेलिया को मिला। सोडोवा का युद्ध 1866 में हॉलस्टीन के प्रश्न पर पर्सा युद्ध हुआ। इसमें ऑस्ट्रेलिया पराजित हुआ और हॉलस्टीन पर्सा को मिला लिया गया। जर्मन महासंधि भंग कर 22 उत्तरी जर्मन राज्यों का उत्तरी जर्मन महासंध बनाया गया। देखिए अब चलते हैं सीडान का युद्ध। 1870 के इस युद्ध में फ्रांस को पराजित कर बिस्मार्क ने दक्षिण राज्यों को उत्तरी जर्मन महासंध में मिला लिया गया। इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। देखिए यह वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में बताया जाएगा। जब तक कि आप सबों को नमस्कार।